हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं चैप्टर नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम लगभग हर बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस क्लास को पूरा समझिएगा, और जब आप इस क्लास को पूरा समझेंगे तो बायो सेवर्ट का नियम आप भूल नहीं पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप बायो सेवर्ट का नियम भूलेंगे नहीं, यदि आज की क्लास आपने पूरा विस्तार से समझ लिया। ठीक है, चलो आज की क्लास को शुरू करेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और साथ ही साथ में ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहां पर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हमें पढ़ना है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम आखिर किस पर आधारित है? तो सिंपल सा एक बात आप सुन लीजिए कि बायो सेवर्ट ने किस बारे में बताया है, किस चीज के बारे में बताया है। सबसे पहले आपको थीम क्लियर होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, एक हमारे वैज्ञानिक थे ऑर्स्टेड, और ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि अगर किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले यह बताया अपने प्रयोग के आधार पर कि यदि किसी तार में या किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑर्स्टेड ने बताया था। लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बारे में ऑर्स्टेड ने नहीं बताया था, और इसके बारे में बताया था बायो सेवर्ट ने। बायो सेवर्ट ने बताया कि अगर किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के पास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, और जो सूत्र उन्होंने बताया उसी को हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर बायो सेवर्ट ने कौन सा सूत्र दिया था। किसी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसके लिए जो सूत्र दिया था आखिर वो सूत्र क्या था। ठीक है, तो विस्तार से जानेंगे। एक बात याद रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, ना कि याद करने की, ना ही रटने की। याद रखिए, क्योंकि याद किया हुआ या रटा हुआ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, इसलिए हम हमेशा फोकस करते हैं समझाने पर। और अगर आप एक बार समझ गए तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आप रटेंगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप भूल नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। मैंने बताया कि बायो सेवर्ट ने क्या बताया है, किस बारे में नियम दिया है। तो मैंने बताया कि अगर किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके पास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, इसके बारे में बायो सेवर्ट ने एक सूत्र दिया है, और उसी सूत्र को हम क्या कहेंगे, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो जरा समझते हैं। यहां पर आप ग्राफ देखिएगा। मैं क्या करता हूं कि एक तार लेता हूं, एक वायर लेता हूं, और इस वायर की लंबाई मान लिया आगे भी इस तरह से होगी, इधर भी आगे भी होगी। ठीक है, इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। और बायो सेवर्ट से पूछा जाता है कि इस तार के पास मान लिया एक बिंदु है P, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। तो बायो सेवर्ट कहते हैं कि भाई हम बिंदु P पर इस तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम इस तार का छोटा सा कोई टुकड़ा ले लें, अगर छोटा सा अल्पांश ले लें, तो उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके बारे हम बता सकते हैं। तो भैया कहा ठीक है, उतने ही बारे में बताइए, उसके ही बारे में बताइए कि छोटे से टुकड़े के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो अल्पांश के कारण, अल्पांश इन्होंने ले लिया, इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और इस छोटे से टुकड़े के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके बारे में बायो सेवर्ट अब बताने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P पर, वह 4 बातों पर निर्भर करेगा। कितनी?
चार बातों पर निर्भर करेगा। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कैसे लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको किस तरह से किस ढंग से आपको तैयार करना है, मैं सारी बातें बताऊंगा। भाई धैर्य के साथ में इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए गर्मी यहां पर बहुत है, मैं आपके लिए रात में वीडियो शूट करता हूं, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करें और बोर्ड एग्जाम में हमारी जो मेहनत का फल आप लाके दिखाएं, आप अच्छा रिजल्ट लाके दिखाएं। और जब रिजल्ट आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आना और जरूर लिखना कि सर मेरा रिजल्ट इतना आया है। चलो अगर आप हमारे पास पढ़ेंगे तो गारंटी लेते हैं भाई, गारंटी लेते हैं कि आप अच्छा स्कोर करने वाले हो, यहां पर आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस तार के पास में एक बिंदु है P। यहां पर हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो बायो सेवर्ट ने कहा कि इस तार का अगर हम छोटा सा अल्पांश ले ले तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा ये हम बता सकते हैं। तो हमने कहा चलो बताओ, तो इन्होंने कहा कि भाई अगर तार की लंबाई बता दो मुझे, ये अल्पांश की लंबाई को हम कुछ मान लेते हैं, ये अल्पांश जो हमने तार का माना है इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं कि ये लंबाई है dl। भाई अगर पूरी लंबाई तार की l होगी तो छोटी सी लंबाई को dl से लिखेंगे। हमने बताया है d का मतलब होता है छोटा, छोटे के लिए फिजिक्स में d का इस्तेमाल किया जाता है। तो dl इसकी लंबाई है और इस लंबाई, इस अल्पांश की लंबाई dl है और इस अल्पांश से जो बिंदु P की दूरी है वो मान लेते हैं कि बिंदु P की दूरी r है। कितनी? अल्पांश से बिंदु P की दूरी जो है वो मान लेते हैं बिंदु P की दूरी r है। अब जरा ध्यान से समझना, इन्होंने कहा कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र चार बातों पर निर्भर करता है और उसमें से पहली बात सुनना, ध्यान से सुनना भाई, पहली बात सुनना। मैं चारों बातें आपको विस्तार से समझाऊंगा, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा। पहली बात ये कहते हैं कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखेंगे B से, लेकिन याद रखना छोटे से चुंबकीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बड़ा नहीं होगा, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा, लेकिन छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र छोटा ही होगा। तो छोटे चुंबकीय क्षेत्र को हम dB से या डेल्टा B से लिखेंगे। सो dB से लिख लीजिए या डेल्टा B से लिख दीजिए। तो हम कहेंगे इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र चार बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र dB अनुक्रमानुपाती होता है किसके? अल्पांश में बहने वाली धारा, और अल्पांश में धारा यही तो I वाली तो उसमें पहुंचेगी, मतलब अल्पांश में बहने वाली धारा I है, तो I के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। भैया पहली बात बता दी, तीन बातें और बची हैं। पहली बात क्या है? तो मैंने बोला चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बात बता दी। और यहां पर ये समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1। ओके, इसके बाद में दूसरी बात बताएंगे। भाई चार बातें टोटल है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मतलब dB अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है अल्पांश की लंबाई है dl, तो dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र dB। भाई दो चीजों के अनुक्रमानुपाती अभी तक बताया, कौन कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा समीकरण हमने लिख लिया, और इसके बाद तीसरा समीकरण और तीसरी चीज जो बोलने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। ये क्या है जरा बताइए, ये क्या है? अल्पांश की लंबाई, और यहां से अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी ये है, इनको मिलाने वाली रेखा ये है, और इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण को मैं थीटा कह रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? थीटा। तो थीटा क्या है जरा बताइए? कोण है, लेकिन ये कोण किसके बीच बन रहा है जरा विस्तार से बताइए। तो हम कहेंगे अल्पांश की लंबाई dl
और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच में बना कोण है थीटा। थीटा क्या है, दोबारा सुनिए, थीटा क्या है, अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है। फिर सुनिए, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है थीटा। ओके, तो अब जरा ध्यान से सुनना, यही बताया है बायो-सेवर्ट ने तीसरे नियम में, अपने तीसरी बात में। और वो तीसरी बात क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी, मतलब तीसरी बात उन्होंने क्या कही, चुंबकीय क्षेत्र डीबी और एक चीज के अनुक्रमवादी होता है। किसके, तो चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। थीटा की ज्या का मतलब होता है साइन। भाई थीटा की ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। दोबारा सुनिए, इसको आप हिंदी में कैसे बोलेंगे, इस लाइन को आप हिंदी में कैसे बोलेंगे, आपको विस्तार से बताना है थीटा क्या है। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या। किसकी ज्या, कोण की ज्या। और कोण किनके बीच में बन रहा है, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र डीबी। ये तीसरी लाइन है। और अभी मैं अन्य सारी लाइनें दोबारा बोल करके समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, अभी मैं दोबारा बोल करके आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया, 3 बातें अभी तक बता दी। चौथी बात क्या, तो चौथी बात याद रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी, इन्होंने चौथी बात क्या कही, तो चौथी बात थी कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r। अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r है। r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए बटे में r स्क्वायर लिखना होगा, 1/r² कर दिया। तो यहां पर चौथी बात क्या है, चौथी बात है चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी मतलब r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह है इसकी चौथी बात। और इन चारों समीकरणों को आप ध्यान से देखें, मैं दोबारा एक बार बोल के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, दोबारा मैं एक बार बोल के दिखा रहा हूं, आप चाहें तो लिख लेंगे इनको हिंदी में भी। पहली वाली समीकरण को हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली समीकरण लिख दी। नंबर दो चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण 2 लिख दी। नंबर तीन चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये लिख दिया समीकरण 3। और उसके बाद चौथा समीकरण अल्पांश की चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लिख दिया समीकरण 4। ये चारों समीकरण अब आपस में मिला देने हैं और मिलके जो समीकरण तैयार होगा उसी को हम कहेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो चलो अब इन चारों समीकरणों को मिलाने पर, यहां पर लिखते हैं चारों समीकरणों को मिलाने पर, भैया चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर, और जैसे ही इनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, dB बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल, dB प्रोपोर्शनल I लिखिए, dl लिखिए, साइन थीटा लिखिए, और बटे में r² है तो बटे में r² लिखिए। B प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा
अपान में आर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। और याद रखना जब भी अनुक्रमानुपात का निशान हटा है, बराबर आया है और साथ में कोई ना कोई नियतांक आता है, यहां पर जो नियतांक आएगा वो नियतांक है म्यू नॉट अपान 4 पाई। ये प्रयोगों के आधार पर निकाला गया, इसको आप यहां पर थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नियतांक इसकी जगह पर क्या आएगा। सो डीबी बराबर आएगा और बराबर के साथ में एक नियतांक आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में आगे यही रहेगा आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। और भाई ये जो समीकरण आपको मिला है यही बायो सेवर्ट के नियम का समीकरण या सूत्र है। बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। याद रखना डीपी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, याद रखना ये किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, एक अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन अगर हम पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए बस डीबी का इंटीग्रेशन करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपसे कह दिया जाए पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र बताइए, तो पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम अब डीबी नहीं केवल बी लिखेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ले लेंगे किसका, डीबी का इंटीग्रल ले लेंगे और हमारा पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर यार म्यू नॉट क्या है, आखिर म्यू नॉट क्या है, तो भैया म्यू नॉट क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता। वो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की बात होती थी। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, तो म्यू नॉट क्या है, यहां पर निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। तो यहां पर लिख देते हैं जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। क्या है, चुंबकशीलता है। ओके, अब आपसे अगर पूछे कि इसका मान क्या होता है, तो भाई इसका मान बता देना। इसका मान होता है म्यू नॉट बराबर में, म्यू नॉट का मान क्या होता है, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू में 10 टू पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू में -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मान होता है म्यू नॉट का। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि म्यू नॉट क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर मैं सही हूं तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये मात्रक सही है, अगर गलत हो तो भाई उसके लिए माफ कर देना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखना मैंने क्या बताया, म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या इसी का सॉरी या की बात नहीं, हम अगर म्यू नॉट अपान 4 पाई पूरे का मान याद करें, म्यू नॉट अपान 4 पाई पूरे का मान क्या होगा, तो सिंपल है यार, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 रखेंगे ऊपर और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा -7 10 टू पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, ये याद रखना है। याद रखना बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इधर साइड में भीतर की ओर होगी और इधर साइड में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगी। हम अगर इधर साइड में अगर बिंदु P लेते तो इधर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम जो हैं हमारे पास, दाएं हाथ की हथेली का नियम या दक्षिणावर्ती पेच का नियम, इन दोनों नियमों से आप अगर दिशा निकालेंगे तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये
पूरा समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर रिवीजन करता हूं, एक बार फिर मैं आपका रिवीजन कराता हूं, फिर क्लास को ऑफ करता हूं। ठीक है, सुनिए मैंने क्या बताया, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम किसके बारे में है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में है। चुंबकीय क्षेत्र किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र। कब चुंबकीय क्षेत्र? जब किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? 4 निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश में बहने वाली धारा I के अनुक्रमणपाती है। नंबर 2, dB चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमणपाती है। नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमणपाती है। और नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये चारों समीकरण जब आपस में मिलाते हैं तो dB प्रोपोर्शनल बनता है I dl sin थीटा अपान में r स्क्वायर। I dl sin थीटा अपान में r स्क्वायर। अनुक्रमानुपात निशान हटाते हैं, बराबर आता है, साथ में एक नियतांक आता है। नियतांक क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में I dl sin थीटा अपान r स्क्वायर। वही है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। आपको इतना ही लिखना है, लेकिन अतिरिक्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमने बताया पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब निकालना होगा तो dB जब निकाल लेंगे छोटे से चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका इंटीग्रल कर देंगे, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। दूसरी अतिरिक्त जानकारी कि म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट को हम कहते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। ओके, चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट, और म्यू नॉट का मान क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर हम म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कह सकते हैं 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। और हम अब एक बात जरूर कहेंगे कि भैया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल मिलना चाहिए। भैया आप पेपर में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, आपके पेपर में बायो सेवर्ट के नियम के बारे में पूछ दिया जाए, तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप उसको पूरा विस्तार से करके आएंगे। और विस्तार से करके आएंगे तो हमें खुशी मिलेगी। और आप जब कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने जो पढ़ाया था वो एग्जाम में आया था, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी आए यहां पर अच्छी तरीके से हमारे साथ, और हम सब मिलकर के अच्छी तरीके से यहां पर फिजिक्स को पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।